शुरू करते हैं हमारा क्लास 7 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 1 दैट इज़ इन्वायरमेंट। ठीक है। सबसे पहले देखिए इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट हमारा एक बेसिक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है जो कि हमें क्या प्रोवाइड करता है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हवा जिसको हम ब्रेथ करते हैं, वाटर जिसको हम ड्रिंक करते हैं, फूड जिसको हम खाते हैं, एंड द लैंड जहाँ पे हम रहते हैं। तो सारी चीज़ें हमें हमारा इन्वायरमेंट ही प्रोवाइड करता है। और ह्यूमन भी कहीं ना कहीं मॉडिफाई करता है हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को। पता है जिस तरीके से हम उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं उस तरीके से हम उसको मॉडिफाई भी करते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें हमारे कंपोनेंट्स क्या हैं इन्वायरमेंट की, तो सबसे पहले हमारा नेचुरल है जो नेचुरली मतलब है, अकर करता है, कि वाटर है, एयर है, लैंड है, लिविंग थिंग्स है, ये सब हमारे नेचुरली अकर कर रही हैं। कुछ ह्यूमन मेड भी है, जैसे कि ह्यूमन बिल्डिंग्स बनाता है, पार्क्स बनाता है, ब्रिजेस बनाता है, रोड बनाता है ना, मॉन्यूमेंट्स बनाता है, इंडस्ट्रीज़ बनाता है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल है। अगर मैं बात करूँ ह्यूमन की, तो हमारे ऑफकोर्स कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट में ह्यूमन भी है। एक इंडिविजुअल हो सकती है, एक फैमिली हो सकती है, कम्युनिटी हो सकती है ना, रिलीजन भी है, एजुकेशन भी है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, बहुत सारी चीज़ें हमारी इन्वायरमेंट, मतलब सब कुछ बहुत बड़ी, मतलब एवरीथिंग दैट अराउंड्स अस। ठीक है। और मैं बात करूँ प्लेस, पीपल, थिंग्स, जो भी नेचर, जो भी हमें सराउंड कर रहा है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, वो उसका एनवायरमेंट हो जाता है। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड एलिमेंट। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे। ठीक है। नेचुरल इन्वायरमेंट जो होता है बेसिकली वो दो टाइप का होता है, बायोटिक एंड एबायोटिक। मतलब हाँ, नेचुरल इन्वायरमेंट में दो चीज़ें होती हैं, बायोटिक पे एबायोटिक। एबायोटिक का मतलब होता है कि वर्ल्ड ऑफ लिविंग, यहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, लेकिन एबायोटिक का मतलब होता है कि नॉन लिविंग, जैसे कि लैंड है तो वो नेचुरल, लेकिन वो नॉन लिविंग है। ठीक है। ओके। बात करूँगा मैं नेचुरल इन्वायरमेंट का, मतलब नेचुरली अकर कर रहा है, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब कुछ नेचुरली अकर कर रहे हैं। लिथोस्फेयर की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, हमारा सॉलिड क्रस्ट है, हमारे हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, सबसे ऊपर की जो है एक परत है अर्थ पे, जो कि हमारी रॉक्स की बनी हुई है, मिनरल्स की बनी हुई है, और इसमें एक थिन लेयर ऑफ सॉइल भी है ना, यानी इरेगुलर है। आपको पता है कि बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स हैं। ठीक है। अब बेसिकली जो लिथोस्फेयर है हमें एक प्रोवाइड करता है, क्या क्या हमें देता है, फॉरेस्ट देता है ना, हमारे ग्रासलैंड देता है, इसमें हम ग्रेजिंग करा सकते हैं, हमारे जानवरों को चरा सकते हैं। लैंड देता है, इस पर हम खेती बाड़ी कर सकते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स भी कर सकते हैं, मतलब जाके घर बना सकते हैं, स्कूल्स बना सकते हैं। और इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और जितने भी मिनरल्स हैं वो भी हमें इसी वाली लिथोस्फेयर, मतलब अपर एयर ऑफ दी, उससे मिलते हैं। ठीक है। तो ये बात करते हैं डोमेन ऑफ वाटर, जो भी पानी है हमारी अर्थ पे, उसको हम हाइड्रोस्फेयर कहते हैं ना, वो हाइड्रोस्फेयर का पार्ट है। वेरियस सोर्सेज हैं, देखो पानी के तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, डिफरेंट बॉडीज़ हैं। वैसे मेजॉरिटी जो पानी है वो हमारा ओशंस में आपको देखने को मिलेगा, राइट। एटमॉस्फेयर की अगर मैं बात करूँ, एटमॉस्फेयर हमारा थिन लेयर है, पतली सी लेयर है एयर की, जो सराउंड करती है अर्थ को, है ना, दैट सराउंड्स द अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट, है ना। और अच्छा, ये हमारी जो एयर है उसको होल्ड करने के लिए भी कोई फोर्स चाहिए, तो वो कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो बेसिकली होल्ड करती है हमारे एयर को। ठीक है। और जो हमारा एटमॉस्फेयर है हमारे प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेस से, है ना, जो भी हमारी हीट ऑफ द सन से आ रही है उन सारी रेस से हमें प्रोटेक्शन भी देता है। इसमें हमारी नंबर ऑफ गैसेस हैं, डस्ट है, वाटर वेपर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो भी चेंजेस हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं वो कहीं ना कहीं चेंजेस हमारे वेदर एंड क्लाइमेट में लाते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर में चेंज आएगा तो वेदर एंड हमारे क्लाइमेट में चेंज आता है। ठीक है। बायोस्फीयर क्या है, एक छोटा सा हिस्सा जहाँ पे हमारी तीनों चीज़ें हैं इंटरेक्ट करेंगी, और एक तरीके से वहाँ पे सपोर्ट होगी लाइफ, मतलब लाइफ एग्जिस्ट करेगी। अगर बात करूँ व्हाट इज इन इकोसिस्टम, तो देखो एक ग्लॉसरी में लिखा हुआ है, इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन से ये फॉर्म होता है विद ईच अदर एंड विद फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स, है ना। हम एक अपने साथ एक इंडिविजुअल से भी इंटरेक्शन कर रहा है, एक इंडिविजुअल अपनी किसी लैंड के साथ भी, एयर के साथ भी कर रहा है ना, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स के साथ, एंड द इन्वायरमेंट ऑफ विच दे लिव, एंड ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटीरियल। ठीक है। इस तरीके से, और सारे के सारे हमारे लिंक्ड हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटीरियल से। ठीक है। ठीक है। अगर 5 जून को देखोगे तो 5 जून जो है एवरी ईयर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना। जितने हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये हमारे सब डिपेंड करते हैं अपनी सराउंडिंग्स पे, है ना। एंड ये कभी कभी इंटरडिपेंडेंट भी, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ये हमारे क्या है, इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे भी डिपेंड है, जैसे कि हम डिपेंड है ना, एक दूसरे पे इस तरीके से। तो रिलेशनशिप जो है बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज जो भी रिलेशन उनका ऑर्गेनिज्म के साथ है, उनकी सराउंडिंग्स के साथ है, वो हमारा इकोसिस्टम बनाता है। ठीक, जैसे हमने बात करी थी। इकोसिस्टम देखो बहुत बड़ा भी हो सकता है, लाइक अ रेन फॉरेस्ट, बहुत छोटा भी हो सकता है, लाइक अ पॉन्ड। ठीक है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट की। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट, ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ, उसको मॉडिफाई करते हैं। जो हमारे अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने तो देखो नेचुरल सराउंडिंग्स के साथ रहना सीख लिया था, सिंपल लाइफ जीते थे, है ना। लेकिन विद टाइम चीज़ें, ज़रूरतें बदली और हम ग्रो करें, हम थोड़े से ज़्यादा वेरिड बने,
हमारी जो ज़रूरतें वो बढ़ी। सो हमने नए तरीके सीखे कि कैसे क्रॉप्स को उगाया जाए, डोमेस्टिकेट किया जाए एनिमल्स को, एक सेटल लाइफ जी जाए, ठीक है। एंड उसके चलते हमने फूड को भी ज़्यादा प्रोडक्शन करी, जब सरप्लस फूड आया है ना, जब बाटा सिस्टम आया, जब कॉमर्स डेवलप हुआ, तो इस तरीके से क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, तो मतलब ये सारी चीज़ें हुई, तो इससे हमने भी अपने इन्वायरमेंट को बदला है, ठीक है, चेंजेस आए हैं ना। परफेक्ट बैलेंस जो है हमें वो ज़रूरी है, ऑफकोर्स नेसेसरी, हमारे हमारे नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट के बीच में। ओके, छोटा सा चैप्टर था, कोई सच इंपॉर्टेंट नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं। इनसाइड अवर अर्थ, ठीक है। तो जो हमारा अर्थ है, यू नो कि वो कैसा है, डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब उस पर बदलाव होते रहते हैं, वो कॉन्स्टेंटली अंडर गोइंग चेंजेस, उसके अंदर कॉन्स्टेंटली चेंजेस आ रहे हैं, इनसाइड कहें आउटसाइड कहें। इंटीरियर ऑफ द अर्थ की अगर मैं बात करूँ तो अर्थ इज मेड अप ऑफ अ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर, ठीक है। तो जो हमारा अर्थ है वो एक तरीके से अनियन की तरह, उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं, है ना, बहुत सारी लेयर्स हैं। जो सबसे अपरमोस्ट लेयर है ओवर द अर्थ सरफेस, उसको हम क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? क्रस्ट कहते हैं। दिस इज क्रस्ट, द अपरमोस्ट, ठीक है। ये हमारी सबसे थिनेस्ट है, सबसे पतली लेयर है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ 35 किलोमीटर है अगर कॉन्टिनेंट में देखें, और सिर्फ ओशन फ्लोर्स पे तो 5 किलोमीटर, मतलब ओशन की ज़्यादा हमारी क्या है, थिनर है कंपेरेटिवली, मतलब कहें तो ये वाली थिकर है हमारी कॉन्टिनेंट की, तो ओशन की थिनर है, ठीक है। जो मेन मिनरल जो आपका पाया जाता है, ठीक है, कॉन्टिनेंट पे, वो हमारा सिलिका एंड एल्यूमिनिया है, जिसको हम सियाल कहते हैं, ठीक है। जो मेन कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंटल मास है, सिलिका है एंड एल्यूमिनिया है, ठीक है, मेन मिनरल, ठीक है। हमारे कॉन्टिनेंट पे जो ओशनिक क्रस्ट है वो मेनली कंसिस्ट है सिलिका का एंड मैग्नीशियम का। ओशन, वहीं पे ओशन क्रस्ट किसका बना हुआ है? वो सीमा का बना हुआ है, सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किसका बना हुआ है? सियाल का। एंड हमारा ओशनिक क्रस्ट किसका बना हुआ है? हमारे सीमा का, ठीक है। ध्यान रखना है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इनको प्लीज़ लिख लेना, है ना। बीनीथ द क्रस्ट के अगर हम नीचे जाते हैं तो मेंटल वाला पार्ट आता है, और उससे भी अगर हम बात करें बिलो द क्रस्ट, ठीक है, उसके भी नीचे अगर आप जाओगे तो इनरमोस्ट लेयर है, जो सबसे इनरमोस्ट लेयर वो कोर है, जो कि बेसिकली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन, इसको निफे लेयर भी बोलते हैं। जो सेंट्रल कोर है उसका बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर है, ऑफकोर्स, ठीक है। जैसे ये तो सिंपल सी बात है, जैसे आप डेप्थ आपकी बढ़ती है ना, वैसे जो आपका टेम्परेचर है वो भी बढ़ता है, और आपकी जो प्रेशर है वो भी बढ़ता है, ठीक है। ओके, अच्छा, ऊपर एक फैक्ट था, ये देख लीजिए। डीपेस्ट माइन जो है हमारे साउथ अमेरिका में है, साउथ अफ्रीका में, जो कि ऑयल माइन है, ठीक है। और या दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये देखिए, छोटा सा फैक्टर जो बताता है कि जो क्रस्ट है वो सिर्फ 0.5% है वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, मतलब सबसे कम लेयर है। उसके बाद हमारा मेंटल आता है, और जो हमारा सबसे ज़्यादा है वो कोर है। तो अगर हम वॉल्यूम में देखें तो सबसे कम हमारी क्रस्ट है, उसके बाद हमारा मेंटल है, और उसके बाद हमारे क्या है, सबसे ज़्यादा हमारी कोर है, ठीक है। कोर हमारी सबसे ज़्यादा है, क्रस्ट हमारी सबसे कम है, और मेंटल हमारी बीच में है ना, इस तरीके से। अगर मैं बात करूँ रॉक्स का एंड मिनरल्स का, ठीक है, तो रॉक्स एंड मिनरल्स में बात करूँ तो जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है वो हमारी किसकी बनी हुई है? बहुत सारी रॉक्स की बनी हुई है। कोई भी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मिक्स अप अ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। तो मतलब बहुत सारे मिनरल मैटर का बनी हुई चीज़ है ना, नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर हमें हमारे अर्थ क्रस्ट पे जो भी है उसको हम रॉक कहते हैं, ठीक है। रॉक ऑफकोर्स हमारे डिफरेंट होते हैं, कलर में, साइज में, टेक्सचर में। मेन हमारे 3 टाइप ऑफ जो है मेजर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं, इग्निशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। जब मोल्टन मैग्मा कूल डाउन होता है ना, ठंडा होता है, तो इट बिकम सॉलिड, वो ठंडा हो जाता है, एंड रॉक्स जो है एक तरीके से बन जाते हैं। उनको हम कहते हैं इग्निशियस रॉक्स। इनको हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले यही रॉक्स बनते हैं। 2 टाइप के हमारे इग्निशियस रॉक्स होते हैं, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव, ठीक है। जब हमारा मोल्टन मैग्मा कम ऑन दी अर्थ सरफेस पे आता है और ठंडा होता है, रैपिडली कूल डाउन, बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, बिकॉज बाहर क्या है, ठंडक है ना, और सॉलिड बन जाता है। तो ऐसे रॉक्स जो होते हैं फॉर्म्ड होते हैं द क्रस्ट, है ना, क्रस्ट के ऊपर आके, तो उनको हम एक्सट्रूसिव कह रहे हैं, बाहर आके, ठीक है। वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, मतलब छोटे छोटे होते हैं। छोटे छोटे क्यों होते हैं? बिकॉज बहुत जल्दी से ठंडे हो गए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट, तो इसको याद रखना है कि बेसाल्ट हमारा एग्जाम्पल किसका है? हमारे एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक का। डेक्कन प्लेट्यू जो है हमारा इसी बेसाल्ट रॉक का बना हुआ है, ठीक है। मोल्टन मैग्मा कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। जब हमारा मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ क्रस्ट जो है वो दैट इज डीप डाउन, मतलब कूल्ड हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, तो उसको हम इसलिए कहते हैं इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक कहते हैं, ठीक है। ये जो कोल्ड डाउन बहुत स्लोली होता है बिकॉज अंदर है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा लार्ज ग्रेन्स बनाता है। ग्रेनाइट इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट है। दोनों के एग्जाम्पल लिखने हैं, ठीक है। अब ग्रेनाइट का अगर हम यूज़ देखें तो आपको जो स्टोन्स यूज़ होते हैं ना प्रिपेयर करने के लिए, पेस्ट है, पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रीन्स, मतलब कहीं तो सिलबट्टा टाइप, तो सिलबट्टा हमारा ग्रेनाइट का ही बनता है, ठीक है। आगे बात करते हैं
अच्छा, ये रॉक्स जो हैं रोल डाउन होते हैं, क्रैक होते हैं, हिट होते हैं ईच अदर एंड आर ब्रेकन डाउन टू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। हमारे रॉक्स छोटे छोटे हिस्सों में बहुत सारे कारणों की वजह से टूट जाते हैं। तो इन स्मॉलर पार्टिकल्स को सबसे पहले हम सेडिमेंट्स कहते हैं। और जब ये सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्ट होंगे कहीं ना कहीं ऑफकोर्स डिपोजिट भी होंगे बहुत सारे एजेंट्स के थ्रू, जैसे कि विंड एंड वाटर, और फिर कंप्रेस्ड होंगे, हार्डन होंगे टू फॉर्म द लेयर ऑफ, बहुत सारी लेयर्स मतलब कंप्रेस होते जाएंगे विद टाइम और एक लेयर्स फॉर्म कर लेंगे। इन टाइप ऑफ रॉक्स को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। एग्जाम्पल है सैंडस्टोन, ठीक है। अब जो है बेसिकली ये कंटेन करते हैं फॉसिल्स, बिकॉज फॉसिल्स हमारे लेयर्स में ही पाए जाते हैं, राइट। अब फॉसिल्स होता क्या है? देखो, फॉसिल्स कुछ नहीं होते हैं, दीज आर द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि ट्रैप हो चुका है लेयर्स ऑफ द रॉक्स में, इन दिस कॉल्ड फॉसिल्स। मतलब हुआ क्या कि यहाँ पे इट्स जस्ट अ सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक मछली या फिर एक बिल्ली, चलो बिल्ली बिल्ली बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जो बिल्ली है वो हमारी क्या करती है? मर जाती है। जब बिल्ली मर जाएगी तो फिर ये लेयर्स में से दब जाएगी, लेयर्स लेयर्स, बहुत सारी सालों बाद लेयर्स आती जाएंगी, जाती जाएंगी आती जाएंगी, और फिर एक हीट एंड प्रेशर से क्या होती जाएगी? हमारी फॉसिल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बस इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री जो रॉक्स होते हैं वो कभी को अपनी वो चेंज होकर मेटामॉर्फिक रॉक्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जब हमारी इग्निशियस सेडिमेंट्री रॉक्स पे ग्रेट हीट एंड प्रेशर काम करती है तो टूटते हैं, दोबारा से एक तरीके से मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्म ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्ले, क्ले हमारा जो है वो बन जाता है स्लेट, तो क्ले बन जाता है स्लेट, है ना। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन इज व्हाट? लाइमस्टोन सैंडस्टोन जो होता है हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, हमारे मार्बल बन जाता है इनटू अ मार्बल। तो हमारा कुछ एग्जाम्पल थे, प्लीज़ इनको ध्यान रखना। तो दोबारा कर लेते हैं यहाँ पे, क्ले बना स्लेट, क्ले बना स्लेट, और सैंडस्टोन बना हमारा सॉरी लाइमस्टोन था, हाँ सैंडस्टोन बना हमारा मार्बल, है ना, मार्बल बना। लाइमस्टोन था, सॉरी लाइमस्टोन बिकम मार्बल, ठीक है। रॉक्स बहुत यूज़फुल है, तो हमें पता ही है, हार्ड रॉक से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, तो ये बेसिक चीज़ से इतनी ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। अच्छा, ये कुछ छोटा सा फैक्ट लिखा, जो रेड फोर्ट है हमारा रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है, इसलिए वो रेड है ना। जो ताजमहल है हमारा वाइट मार्बल का बना हुआ है ना। मार्बल हमने देखा था क्या है वो हमारा, वो क्या है हमारा? मेटामॉर्फिक रॉक है। और सैंडस्टोन क्या है हमारा? इट इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक। आगे देखिए, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन। तो आपको पता ही है कि जो एक रॉक है वो दूसरी रॉक में कन्वर्ट होता है, और एक तरीके से जो साइक्लिक मैनर में ही सब कुछ होता रहता है। जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक वन टू अनदर, उसको हम रॉक साइकिल कहते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं रॉक साइकिल, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि हमारा मैग्मा था, बाहर आएगा तो ठंडा होगा तो इग्निशियस रॉक बना देगा, इग्निशियस रॉक बनाएगा, उसके बाद वो ब्रेक डाउन होगा, सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो सेडिमेंट्स बना देगा। ये सेडिमेंट्स जो उन पे कंडेंसेशन, ये कंसोलिडेट होंगे, जो भी होगा, है ना, कंप्रेस होंगे, तो ये सेडिमेंट्री रॉक बना देगा। हो सकता है कि सेडिमेंट्री रॉक बन के दोबारा से सेडिमेंट में टूट जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। फिर उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक पे अगर हीट एंड प्रेशर लग जाए, या फिर हो सकता है इग्निशियस रॉक पे हीट एंड प्रेशर लग जाए, तो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा। हो सकता है कि सेडिमेंट्री रॉक सीधा हमारे दोबारा से मैग्मा में चला जाए, तो मैग्मा भी बन सकता है। तो मतलब इस तरीके से साइकिल चलती रहती है, ठीक है। तो रॉक्स ऑफकोर्स हमारे डिफरेंट देखो मिनरल्स के बनते हैं, एंड जो मिनरल्स हैं वो क्या है? मिनरल्स आर नथिंग, दे नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिनमें कुछ सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन होता है। मिनरल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन काइंड के लिए। फॉर एग्जांपल कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सारी कुछ हमारे एग्जाम्पल है जो कि हमारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अपना चैप्टर 3 हमारा चेंजिंग अर्थ, अवर चेंजिंग अर्थ, ठीक है। तो लिथोस्फेयर आपको पता है कि वो ब्रोकन है छोटे नंबर ऑफ प्लेट्स में, है ना। जो हमारा लिथोस्फेयर है, जैसे कि हमारा ये ऊपर का हिस्सा है, तो हमारी छोटी छोटी प्लेट्स में वो डिवाइडेड है, ठीक है, डिवाइडेड है, ठीक है। इसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं। ये जो प्लेट्स हैं वो हमारी मूव करती हैं अराउंड वेरी स्लोली, मतलब धीरे धीरे इनकी कॉन्टिन्यूस मूवमेंट होती रहती है। बिकॉज ऑफ इन्हीं मूवमेंट के कारण जो मोल्टन मैग्मा है इनसाइड द अर्थ, ठीक है। और ये होती क्यों है? बिकॉज इनसाइड क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है? मोल्टन मैग्मा। जब मोल्टन मैग्मा चल रहा है वो इनसाइड द अर्थ मूव कर रहा है सर्कुलर मैनर में, इस तरीके से मूव कर रहा है। और जो वो मूव करेगा तो ऑफकोर्स वो ऊपर उसके तहत उसके मतलब उसके ऊपर क्या है, एक तरीके से प्लेट्स हैं, तो प्लेट्स भी मूव करेंगी। तो मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स कॉजेज चेंजेस इन सरफेस, और इस मूवमेंट से सरफेस भी बदलता है। तो अर्थ के मूवमेंट्स को हम डिवाइड करते हैं बेसिकली बेसिस ऑफ फोर्स पे, जो उस पर बदलाव लेके आ रही है। तो फोर्सेस जो हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बाहर से, इंटीरियर ऑफ द अर्थ से काम कर रही है, उनको हम कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेज, है ना। ऐसी फोर्सेज जो उसके बाहर से काम कर रही है उसको हम कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेज, राइट। तो अगर हम बात करें अर्थ के मूवमेंट की, तो एंडोजेनिक फोर्सेज हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेज हैं। एंडोजेनिक अगर मैं फोर्सेज की बात करूँ तो एक तो हमारा सडन फोर्सेज है, एक हमारा डाइस्ट्रॉफिक फोर्सेज हैं। सडन फोर्सेज का मतलब है जो जल्दी से बदलाव लाती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक हुआ, वोल्केनो हुआ, लैंडस्लाइड हुए। एंड डाइस्ट्रॉफिक का मतलब जो थोड़े स्लो लाती हैं, दीज आर स्लो, है ना, जैसे कि बिल्डिंग, माउंटेन्स, ठीक है।
एक्सोजेनिक होती हैं, है ना, जो बाहर से काम कर रहे हैं, मेनली इरोजन एंड डिपोजिशन। तो इस चार्ट को थोड़ा सा बना लेना एंड याद कर लेना। ओके, आगे चलते हैं। एंडोजेनिक जो हमारे फोर्सेस हैं समटाइम्स प्रोड्यूस, वो क्या करती है, प्रोड्यूस करते हैं सडन मूवमेंट्स, है ना। तो उन्हीं सडन मूवमेंट से क्या होता है, और कुछ हमारी अदर्स क्या हैं, स्लो मूवमेंट्स भी करती हैं। सडन मूवमेंट्स में से क्या अर्थक्वेक आता है, वोल्केनोज आता है, जो कि डिस्ट्रक्शन जनरली लाता है हमारे सर्फेस ऑफ द अर्थ पे। वोल्केनो की अगर मैं बात करूँ तो एक वेंट के थ्रू अर्थ का जो क्रस्ट है, थ्रू विच मोल्टन मैग्मा बाहर आएगा, उसको हम बेसिकली वोल्केनो कहते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर है ना। तो जैसे कि ये डायग्राम देख लो, वोल्केनो बनाना भी है, ये मैग्मा चैम्बर है, ठीक है। ये हमारी क्रस्ट है, ये हमारा मेंटल का पार्ट है, ठीक है। उसमें से बेसिकली हमारी एक जगह थी, है ना, उसमें से हमारा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा लावा ट्यूब है, दिस इज लावा ट्यूब। इस लावा ट्यूब में से आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है ना, इस तरीके से, और ऊपर आएगा, और क्रैटर के थ्रू, ये हमारी वेंट है, जो रास्ता है आने का, वो वेंट है। जब अंदर रहेगा तो उसको लावा कहते हैं, ठीक है। क्रैटर इज अ माउथ, है ना, बाहर निकलेगा, एंड गैसेस एंड एशेस इसमें से निकलती हैं, एंड इसको मैग्मा कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। जो लिथोस्फेरिक प्लेट है वो मूव करती है, सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट अगर करता है तो, और ये जो वाइब्रेशंस है वो ट्रेवल करती है ऑल अराउंड द अर्थ, एंड इन्हीं वाइब्रेशंस को बेसिकली हम अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक है। तो हमारी जो लिथोस्फेरिक प्लेट है, जैसे कि वो मूव करेगी तो अर्थ क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। अर्थ वाइब्रेट करेगा तो उसके वाइब्रेशंस ऑल अराउंड द अर्थ हमारी ट्रेवल करेंगी। इन वाइब्रेशंस को अर्थक्वेक कह रहे हैं। द प्लेस ऑफ क्रस्ट वेयर, ऐसा जगह क्रस्ट की जहाँ पे मूवमेंट शुरू होती है, उसको हम फोकस कहते हैं। ऐसी जगह जस्ट अबव द सरफेस, जो जस्ट अबव द फोकस होती है, उसको हम एपीसेंटर कहते हैं। एंड वाइब्रेशंस ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपीसेंटर एज वेव्स, ठीक है। जो हमारी वाइब्रेशंस हैं वो ट्रेवल करती हैं आउटवर्ड फ्रॉम द एपीसेंटर एज वेव्स। वेव्स की तरह वो क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं। जो हमारी वाइब्रेशंस है वो ट्रेवल करती है वेव्स की तरह, है ना। एंड बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं यूजुअली अगर क्लोजेस्ट, मतलब सिंपल है, अगर जितना एपीसेंटर सरफेस है, जितना पास होगा उतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करेगा एज कम्पेयर टू जितना दूर, क्योंकि जितना दूर करेगा वो पास हुआ तो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगी वेव्स। यहाँ पे थोड़ा धीरे हो जाएगी ना, धीरे धीरे धीरे, फिर उसकी स्पीड घटती चली जाएगी, एनर्जी उतनी नहीं रहेगी, ठीक है। तो स्ट्रेंथ है जो हमारे अर्थ को जो डिक्रीज होती है अवे फ्रॉम द सेंटर, तो जितनी दूर आप सेंटर से जाओगे उतनी दूर आपका क्या हो जाएगा, फील भी कम होगा। मतलब एक तो करिए डीप है तो भी हमें कम फील होगा, और एज वेल एज इससे भी अगर हम दूर रहेंगे तो भी हमें कम फील होगा, और इस वाली जगह पे ऑफकोर्स ज़्यादा होगा। तो इसको हम एपीसेंटर कहते हैं, जो जस्ट अबव है, जो जस्ट नीचे है, जहाँ पे रिलीज हुई एनर्जी, उसको फोकस कहते हैं। एंड सीज्मिक वेव्स जो हैं वो रेडिएट करती हैं ऑल डायरेक्शन में, आप देख ही सकते हो इस तरीके से रेडिएट करती हैं। ओके, अब थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे फैक्ट में लिखा देयर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, हमें पता ही है, ठीक है। पी वेव्स जिनको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, एस वेव्स जिनको ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं, एल वेव्स जिनको हम सरफेस वेव्स भी बोलते हैं, ठीक है। तीनों इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी होती हैं, लेकिन वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो अभी नहीं पढ़ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अर्थक्वेक एक केस स्टडी दे रखा है बेसिकली, भुज में बेसिकली हमारे 6.9 का एक रिचर स्केल पे हम इसलिए मेजर करते हैं ना। आया था, बहुत भयंकर था ये, बहुत ज़्यादा स्कूल इम्पैक्ट हुआ, इमरजेंसी पे डिक्लेयर हो गई थी, फायर वायर लग गई थी। अच्छा, अर्थक्वेक को मेजर करते हैं एक मशीन पे जिसका नाम है सीज्मोग्राफ, ठीक है। क्या नाम है, सीज्मोग्राफ। मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का इज मेजर्ड ऑन द रिचर स्केल। मैग्नीट्यूड जो है ना अर्थक्वेक का, वो किस पे मेजर होता है, कौन से स्केल पे, रिचर स्केल पे, ठीक है। कौन सा अर्थक्वेक ज़्यादा हमारा भयानक होगा, तो ऐसा अर्थक्वेक जो 5.0 से ज़्यादा आता है जनरली वही डैमेज करता है चीज़ों को, उससे ज़्यादा, उससे कम मतलब ज़्यादा फील नहीं होता। बात करते हैं मेजर लैंडफॉर्म्स की। तो जो लैंडस्केप है वो कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय 2 फोर्सेस, तो 2 चीज़ें उस पर लगातार काम करें जिसको तोड़ता फोड़ता है, वेदरिंग एंड हमारा इरोजन। वेदरिंग जो हमारा है वो तोड़ता है रॉक्स को अर्थ के सरफेस पे, एंड जो इरोजन है जनरली वो वियर अवे भी कर रही है, लेकिन इरोजन क्या करती है, तोड़ती भी और साथ में भी लेके जाती है। वियरिंग अवे है ना, तोड़ती है और फिर अवे अपने साथ लेके जाती है लैंडस्केप को बाय डिफरेंट एजेंट्स। और इसको कौन करते हैं, इसको कौन परफॉर्म करता है, डिफरेंट एजेंट्स। जैसे कि हमारा है वाटर है, विंड है, आइस है। जो इरोडेड मटेरियल है उसको कैरिड अवे, उसको लेके जाया जाता है, और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, उसको वाटर ट्रांसपोर्ट करके लेता है, विंड एक्सेट्रा, इवेंचुअली डिपोजिटेड, और वो इवेंचुअली जाके पहले डिपोजिट हो जाता है, ठीक है, कहीं ना कहीं। एंड द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन, इसको बेसिकली इसी से क्या बनते हैं, हमारे बहुत सारे डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ठीक है। ओके, तो अगर मैं बात करूँ वर्क ऑफ अ रिवर, अब रिवर किस तरीके से लैंडफॉर्म्स बनाती है, देखो जो रनिंग वाटर है, जो पानी से दौड़ रहा है, तो रिवर इरोड करती है लैंडस्केप को। जब वो दौड़ेगी, तेज दौड़ेगी तो उतना ज़्यादा इरोजन करेगी, जब स्लो हो जाएगी तो जनरली वो क्या करती है, डिपोजिशन करती है। तो रिवर जो हमारी स्टीप एंगल से आ रही है ओवर अ वेरी हार्ड स्ट्रोक, है ना,